दृष्टि आईएएस के इनफोकस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनीष। भारत के चुनाव आयोग ने हाल ही में देश में लोकसभा आम चुनावों की घोषणा की है। लोकसभा आम चुनाव के प्रथम चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी और 7वें चरण यानी अंतिम चरण के लिए वोटिंग 1 जून को होगी। 4 जून को लोकसभा के परिणामों को घोषित किया जाएगा। लोकसभा आम चुनाव के परिणामों को घोषित किया जाएगा। इस दौरान यानी लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान अलग अलग राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों द्वारा धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर या समुदाय के नाम पर वोट की अपील की संभावना लगातार बनी हुई है। इस संभावना से निपटने के लिए भारतीय कानून किस प्रकार की व्यवस्था करता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में किस प्रकार की व्यवस्था की गई है और सुप्रीम कोर्ट का इस संबंध में क्या निर्णय है, आज इन फोकस में हम समझने का प्रयास करेंगे। हमारे टॉपिक का नाम होगा धर्म के नाम पर चुनाव प्रचार। सबसे पहले देखते हैं कि इस टॉपिक के अंतर्गत हमारी चर्चा के सामान्य पक्ष क्या रहने वाले हैं। सबसे पहले हमने उस खबर को जान लिया है जिसके कारण यह पूरा टॉपिक चर्चा में है। हाल ही में राजनीतिक दलों के अलग अलग नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप लगाए हैं, चुनाव आयोग में शिकायत भी दर्ज की है कि उन्होंने धर्म के आधार पर नागरिकों से वोट की अपील की है। इसके कारण यह पूरा टॉपिक चर्चा में आ जाता है। इसके कारण हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि हमारा जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 है वो किस प्रकार की व्यवस्था इससे निपटने की करता है, आदर्श आचार संहिता में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। इसी संबंध में एक इतिहास पर भी प्रकाश डालेंगे कि किस प्रकार से लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा में 1951 की धारा में एक संशोधन के माध्यम से उसको व्यापक बनाने का प्रयास किया गया ताकि वो उस तरह के मुद्दों से निपट सके। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या निर्णय है और भविष्य की क्या राह हो सकती है, इस पूरी समस्या से किस प्रकार से निपटा जा सकता है। अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा की सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 उसकी भारतीय राज्य व्यवस्था, संविधान और कानून जैसे खंडों से जोड़ करके आप उसे देख सकते हैं। हम आगे बढ़े इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और उन प्रोग्राम से आप जुड़ सके, उनका लाभ उठा सके। साथ ही इनफोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के आप उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था से निपटने के लिए अगर कोई राजनीतिक दल या उसका कोई उम्मीदवार चुनाव प्रचार के दौरान धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, समुदाय के आधार पर नागरिकों से वोट देने की अपील करता है तो उसमें कानून में किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। इसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कानून है वो है आरपी एक्ट 1951 यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। उसका सेक्शन 123(3) क्या प्रावधान करता है, इसमें भ्रष्ट चुनावी प्रथा को घोषित किया गया है। यानी इस बात को बताया गया है कि अगर कोई किस आधार पर किसी प्रक्रिया को या किसी बात को एक भ्रष्ट चुनावी प्रथा के रूप में घोषित किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि अगर किसी उम्मीदवार द्वारा या उम्मीदवार की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर या समुदाय, जाति या भाषा के आधार पर नागरिकों से वोट देने की या वोट देने से अलग रहने की, उनसे परहेज करने की अपील की जाती है तो इस तरह की प्रथा को, इस तरह की बात को भ्रष्ट चुनावी प्रथा के रूप में घोषित किया जाएगा। साथ ही एक और सेक्शन है आरपी एक्ट 1951 का सेक्शन 123(3)A। ये क्या कहता है, ये कहता है कि चुनाव के दौरान नागरिकों के बीच इन आधारों पर, किन आधारों पर, धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर अगर शत्रुता या घृणा की भावना, नफरत की भावना फैलाने की कोशिश की जाती है, उसको बढ़ाने की कोशिश की जाती है तो उसकी निंदा करता है, उसको डिसग्रेस करता है, उसकी बेहद कड़े शब्दों में निंदा की जाती है और इसके अंतर्गत यानी भ्रष्ट चुनावी आचरण का दोषी पाए जाने पर अधिकतम 6 साल तक चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है अगर इसमें यह व्यवस्था की गई है 123(3) में। आदर्श आचार संहिता एक और व्यवस्था है जो धर्म के आधार पर या भाषा के आधार पर या समुदाय के आधार पर नागरिकों के बीच भेदभाव करके या नागरिकों को वोट देने के लिए उत्तेजित करता है। जैसे आदर्श आचार संहिता क्या है, सभी राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित एक चुनाव प्रचार के दौरान में किस तरह के मानदंडों का पालन करेंगे या किस तरह के स्टैंडर्ड्स को अपनाएंगे नागरिकों से वोट देने की अपील के दौरान।
तो ये क्या है, ये स्टैंडर्ड्स का एक समूह है। किस तरह के स्टैंडर्ड्स का पालन किया जाएगा चुनाव के दौरान, मानदंडों का एक समूह है। कैसे विकसित हुआ है, राजनीतिक दलों की सहमति से ही विकसित हुआ है। इसका कड़ाई से पालन कब से शुरू हुआ, 1990 के दशक से इसको सख्ती से लागू किया जाने लगा। किस तरह के इसमें प्रावधान किए गए हैं, इसमें प्रावधान इस प्रकार से किए गए हैं कि अगर किसी पार्टी द्वारा या उस पार्टी के किसी उम्मीदवार द्वारा किसी ऐसी गतिविधि में शामिल होता है जो समुदायों के बीच मतभेद या नफरत पैदा करती है, तो इस तरह के मामलों से ये उसकी मनाही करता है और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इसका उल्लंघन इसको माना जाएगा। साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में यह भी व्यवस्था की गई है कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा, किसी पार्टी द्वारा जातीय या सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर नागरिकों को वोट देने की अपील नहीं की जा सकती। साथ ही चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो या चर्च हो, इस तरह की पूजा स्थलों का जो उपयोग है वो चुनाव प्रचार के रूप में नहीं किया जा सकता, यानी उनको चुनाव प्रचार मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो इसको मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना जाता है। हालांकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर किसी भी नेता द्वारा किसी भी उम्मीदवार को केवल 2 या 3 दिन की अवधि के लिए चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रचार से रोक दिया जाता है। इसको कोई वैधानिक समर्थन हासिल नहीं है, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को कोई स्टैट्यूटरी समर्थन, बैकिंग हासिल नहीं है, और इसलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ज्यादातर राजनीतिक दलों द्वारा या कुछ उम्मीदवारों द्वारा बेहद ज्यादा सीरियस नहीं लिया जाता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में इस तरह की प्रवृत्ति देखने में आई है कि चुनाव आयोग ने इसको सख्ती से लागू कराने का प्रयास किया है, क्योंकि राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित व्यवस्था है। इसलिए राजनीतिक दलों की सहमति से अगर कोई विकसित व्यवस्था है तो राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी बनती है कि उसमें निहित सिद्धांतों का वे पालन करें और उसी के हिसाब से चुनाव में प्रचार करें। इतिहास क्या रहा है, इतिहास की जब हम बात करते हैं तो इतिहास में आता है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123(3). इसमें 1961 से पहले एक व्यवस्था थी और 1961 में एक संशोधन के माध्यम से उस व्यवस्था को और व्यापक बनाया गया। क्या व्यवस्था थी, इसमें पहले प्रावधान ये था 1961 से पहले कि अगर किसी भी उम्मीदवार द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर नागरिकों से व्यवस्थागत अपील की जाती है तो वो भ्रष्ट चुनावी अभ्यास के समान होगा, यानी भ्रष्ट चुनावी आचरण के उसके समान माना जाएगा अगर उनसे इसके आधार पर सिस्टमिक अपील की जाती है। धीरे धीरे ये महसूस किया गया कि ये जो व्यवस्थागत शब्द है इसके माध्यम से इस पूरी व्यवस्था ने एक संकीर्ण रूप धारण कर लिया है और जो विभाजनकारी अलगाववादी तत्व है जो सांप्रदायिक आधार पर अपील करते हैं वो इसके दायरे से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए 1961 में व्यवस्थागत शब्द को हटा दिया गया। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी के धर्म या संकीर्ण सांप्रदायिक संबद्धता के आधार पर एक छुटपुट अपील भी नहीं की जा सकती। अगर एक छोटी सी अपील भी की जाएगी किसी नागरिक से, उसके धर्म या कोई जो उम्मीदवार अपील करता है अपने धर्म या संकीर्ण सांप्रदायिक संबद्धता के आधार पर अपील करता है, धार्मिक समानता के आधार पर अपील करता है, एक छोटी सी अपील करता है, तो उसको भी डिसफेवर के रूप में कानून द्वारा देखा जाएगा। हालांकि समय के साथ अलग अलग राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन के साथ साथ अलग अलग कानूनों के तहत इसमें मामले दर्ज होते रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा केवल एक उल्लेखनीय नेता को ही अब तक दोषी ठहराया गया है इसके अंतर्गत, इस कानून के अंतर्गत। किनको, 1995 में शिवसेना के बाल ठाकरे को इसके अंतर्गत इस कानून के उल्लंघन के लिए जिम्मेदार या उनको इसके भ्रष्ट आचरण के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट का इस पर एक महत्वपूर्ण निर्णय भी है। निर्णय कब का है? अभिराम सिंह बनाम सीडी कॉमर्चेन मामला 2017 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की एक पीठ ने 4-3 से फैसला दिया और उसने जो सेक्शन 123(3) है यानी 123(3) है उसकी व्याख्या को शाब्दिक व्याख्या से हटकर उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्रदान की। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्रदान करने का क्या मतलब हुआ कि उम्मीदवार न केवल अपने धर्म के आधार पर बल्कि नागरिकों के, मतदाताओं के धर्म के आधार पर भी वोट देने की अपील अब नहीं कर सकते। इसने इस तरह की व्याख्या प्रदान कर दी इस निर्णय ने। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि संसद और राज्य विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं वो चुनाव अपने आप में एक धर्मनिरपेक्ष प्रक्रिया है और संवैधानिक
यानी एक पंथ निरपेक्ष प्रक्रिया है। और संवैधानिक लोकाचार ये कहता है, संविधान जो आपके लिए लोक आचरण की प्रक्रिया निर्धारित करता है, वो ये कहता है कि आपके जितने भी पंथ निरपेक्ष कार्य हैं, जो राज्य द्वारा निर्देशित पंथ निरपेक्ष कार्य हैं, उसमें आप अपनी धार्मिक गतिविधियों को शामिल न करें। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का ही विषय बना रहना चाहिए। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया। तो इस पर भविष्य की राह क्या हो सकती है? जैसा कि आप जानते हैं, लोकसभा चुनाव लगातार प्रगति में है, तो इस तरह के मामलों के लगातार सामने आने की संभावना रहती है। तो किस तरह से इस तरह के मामलों से निपटा जाना चाहिए? आप जानते हैं कि लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया में धर्म, जाति, समुदाय या भाषा से उत्पन्न नागरिकों की वैध चिंताओं को उठाने की लगातार संभावना बनी रहती है, लेकिन किसी भी तरह की इस तरह की संभावनाओं के बावजूद किसी भी तरह के मामले का समाधान जो नीतिगत आधार पर ही होना चाहिए, पंथ निरपेक्ष नीतिगत आधार पर किया जाना चाहिए। उसमें किसी धर्म या भाषा या समुदाय के आधार पर पक्षपात की संभावना नहीं बनी रहनी चाहिए। साथ ही धर्म के नाम पर किसी भी अपील का परिणाम, आप जानते हैं कि भारत जैसे बहुधार्मिक समाज में और अधिक ध्रुवीकरण के रूप में हो सकता है। इसलिए धर्म के नाम पर किसी भी तरह की अपील नहीं की जानी चाहिए और पोलराइजेशन से बचा जाना चाहिए। हमारे देश में इस तरह के भी प्रमाण देखने में आए हैं कि पूजा स्थलों का भी इस्तेमाल चुनाव प्रचार के दौरान होता है और अलग अलग धार्मिक नेताओं द्वारा भी राजनीतिक दलों के अलग अलग उम्मीदवारों को सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह की प्रवृत्ति को से भी बचा जाना चाहिए और इसकी जो सबसे प्राथमिक जिम्मेदारी आती है वो राजनीतिक दलों पर और उनके उम्मीदवारों पर ही आता है। उन्हें अपने जो राज्य के कर्तव्य हैं, जो अपने चुनाव के मूलभूत कर्तव्य हैं, जो वस्तुतः उनके पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण से ही निर्देशित होने चाहिए, उनमें किसी प्रकार की धार्मिक प्रवृत्तियों को शामिल करने से बचना चाहिए। साथ ही इसके लिए एक व्यवस्था यह हो सकती है कि भारत के चुनाव आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और अदालतों द्वारा भी इन सब चीजों से निपटने के लिए एक त्वरित कार्रवाई का तंत्र तैयार करना चाहिए, ताकि अगर किसी भी तरह के मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या कानून के उल्लंघन का मामला सामने आता है तो उससे त्वरित गति से निपटा जा सके और इस तरह की प्रवृत्तियों पर एक अंकुश लगाया जा सके। अंत में एक प्रश्न इससे संबंधित देखते हैं और प्रश्न क्या है? लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का कौन सा सेक्शन किसी उम्मीदवार द्वारा धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर वोट की अपील को एक भ्रष्ट चुनावी प्रथा घोषित करता है? आपके ऑप्शंस हैं सेक्शन 29, सेक्शन 84(3), सेक्शन 123(3), उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके, उनसे आप जुड़ सके। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।